नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। शाम के 4 बज चुके हैं। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों के साथ में करेंगे और पहली बड़ी खबर जिस पर रहेगी नजर वो है इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले की जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में ओबीसी की 18 जातियों को एससी कैटेगरी से बाहर कर दिया। साथ ही हाईकोर्ट ने अखिलेश और योगी सरकार के सभी नोटिफिकेशन भी रद्द कर दिए। दूसरी बड़ी खबर, आज सीएम योगी बाढ़ प्रभावित जिलों के दौरे पर है। गाजीपुर चंदौली में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद सीएम योगी वाराणसी जाएंगे, जहां बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री देंगे। तीसरी बड़ी खबर जिस पर रहेगी नजर वो है यूपी में करप्शन के खिलाफ इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई से जुड़ी। लखनऊ, कानपुर समेत दिल्ली के करीब 22 ठिकानों पर इनकम टैक्स ने एक साथ छापेमारी की कार्रवाई की। आईटी की इस छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है। चौथी बड़ी खबर जिस पर रहेगी नजर वो लखनऊ में प्रशासन की ओर से सपा कार्यालय के बाहर अतिक्रमण पर कार्रवाई से जुड़ी है। कार्यालय के आसपास लंबे समय से अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए झंडा, बैनर, पोस्टर की दुकानों को हटा दिया गया। इसके अलावा और कई बड़ी खबरें जिन पर रहेगी हमारी नजर। तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह बड़ा फैसला है। उत्तर प्रदेश में 18 जातियां, जी हां, एकदम सही सुना है आपने, सटीक आंकड़ा सुना आपने। यूपी में 18 जातियां एससी सूची से बाहर, ओबीसी की 18 जातियां अनुसूचित जाति से बाहर हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया। अखिलेश और योगी सरकार के नोटिफिकेशन रद्द हो चुके हैं। यह बड़ा फैसला हाईकोर्ट का। 18 ओबीसी जातियां एससी सूची से बाहर हो गई। यह बड़ा अपडेट फिलहाल आपको दे रहे हैं। ओबीसी की 18 जातियां अनुसूचित जाति से बाहर हुई और यह बड़ा झटका भी है। देखिए, दोनों ही सरकारों के नोटिफिकेशन को भी रद्द किया गया है। अखिलेश और योगी सरकार के नोटिफिकेशन रद्द किए गए हैं। यूपी में 18 ओबीसी जातियां ऐसी सूची से बाहर हो चुकी हैं। ओबीसी की 18 जातियां अनुसूचित जाति से बाहर हुई। इसे लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला लिया। और एसके वाजपेयी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी, ज्यादा जानकारी के लिए एसके वाजपेयी का रुख करेंगे। एसके, यह बहुत ही बड़ा फैसला है और यूपी की पॉलिटिक्स का भी हम इस पर सीधा सीधा असर देख सकते हैं। माफ कीजिएगा, सीधा असर यूपी की पॉलिटिक्स पर भी इसका हम देख सकते हैं। तो समझना चाहेंगे कि फिलहाल इस फैसले के बाद क्या चीजें अब और सामने आने वाली, क्योंकि हम देख रहे हैं कि रिएक्शंस भी सामने आने शुरू हो चुके हैं। जो जातियां बाहर हुई हैं उनके नेताओं की तरफ से अब कुछ रिस्पॉन्स भी आ रहा है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो ये 18 जातियां जो हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सीधे तौर पर दोनों की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किए गए थे। हालांकि 24 जनवरी 2017 को जब ये पूरा मामला हाईकोर्ट पहुंचा था, उस दौरान ही हाईकोर्ट ने इस नोटिफिकेशन के इंप्लीमेंटेशन पर, मतलब सीधे तौर पर कहें कि अगर इस नोटिफिकेशन को जारी करने के बाद जो सरकारी कार्यालय हैं, मतलब तहसीलदार या उसके ऊपर के जो कार्यालय हैं जहां से जाति प्रमाण पत्र जारी होते हैं, उनके प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक लगा दी थी। मतलब कोई भी सर्टिफिकेट इस नोटिफिकेशन के बाद जारी नहीं करेगा, ऐसे निर्देश हाईकोर्ट के थे। हालांकि पूरे मामले को लेकर लगातार सुनवाई चल रही थी। सरकार का पक्ष भी हाईकोर्ट ने सुना, साथ ही साथ जो एससी कैटेगरी की जातियां हैं उनका इस पूरे मामले को लेकर आरोप था कि उनके कोटे में ओबीसी के जो जाति हैं उनको शामिल करने से कहीं ना कहीं उनका कोटा कम हो रहा है। सीधे तौर पर यही पूरे मामले को लेकर विरोध था और इस विरोध के बाद कहीं न कहीं हाईकोर्ट पूरे मामले की सुनवाई कर रहा था। हालांकि दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी किए गए थे, चाहे वो समाजवादी पार्टी की तरफ से हों या भारतीय जनता पार्टी सरकार की तरफ से रहे हों, दोनों के नोटिफिकेशन को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। मतलब दूसरे शब्दों में हम इसको समझें कि टेक्निकल है कि उस नोटिफिकेशन को रद्द करने के बाद अब ये जो 18 जातियों का सर्टिफिकेट जो एससी कैटेगरी से जारी होना था, अब जारी नहीं हो पाएंगे। क्योंकि अगर हम इस 18 जातियां फिर से ओबीसी कैटेगरी में ही आएंगी। इनको बीच में एससी लिस्ट में मिलकर इनको जो फायदे मिल रहे थे वो वहीं पर स्टॉप हो जाएंगे। लेकिन जब ऐसा होगा एसके, तो फिर एक ये सवाल भी उठना शुरू हो जाता है कि इस तहत जो भी भर्तियां हुई हों या फिर दाखिले हुए हों या फिर जो भी इस तरीके का कोई भी फायदा, सरकारी फायदा मिला हो, क्या उस पर क्या रुख रहेगा? बिल्कुल, अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, 24 जनवरी सन 2017 को जब यह मामला हाईकोर्ट के सामने गया था, उसी दौरान इस मामले में जो सर्टिफिकेशन था, मतलब सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक लगा दी थी हाईकोर्ट ने। अवधेश हमारे साथ में, दलित चिंतक में आपके पास इसके वापस लौट रहे हैं। अवधेश जी, अब ये जो हाईकोर्ट का फैसला है,
इसे किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? क्योंकि एससी वर्ग के लोग नहीं चाहते थे कि इन जातियों का समावेश भी लगातार एससी कैटेगरी में रहे, क्योंकि इसका नुकसान उनको भुगतना पड़ रहा था, क्योंकि उनके प्रतिशत में बंटवारा हो रहा था इन 18 जातियों के साथ भी। आपने सही कहा। देखिए, हम लोग शुरू से ये बात मांग रख रहे हैं कि मान लीजिए कि हमारे अनुसूचित जात का 23% जो कोटा है, अगर उसमें कोई भी पिछड़ी जात के जो भी अंश आप लाके मिला रहे हैं, उतना हमारे परसेंटेज को आप बढ़ाएं। आज हम 3 रोटी का बंटवारा हमारा हो रहा है, कल को पता चला रोटी तो 3 है और उसमें खाने वाले 5 लोग आ जाएंगे तो 5 भागों में बंटवारा होगा। हम लोग शुरू से ये मांग रख रहे हैं कि पिछड़ी जात की जितने भी लोगों को आप अनुसूचित जात कैटेगरी में ले आना चाहते हैं, उनका पूरा कोटा ले आइए। उनके कोटे के साथ इस कोटे को, जो हमारा 23%, ये कोटे को बढ़ाइए। अगर इस कोटे को नहीं बढ़ाएंगे तो एक तरीके से हमारे साथ अन्याय होगा। तो ये लगातार हम लोग मांग कर रहे थे। निश्चित तौर पर देखिए, जो माननीय हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय होता है, वो जो संवैधानिक परिपाटी के दायरे में उसको गुण दोष के आधार पर देखा जाता है। और भारतीय संविधान में बाबा साहब द्वारा बनाई गई संवैधानिक व्यवस्था में आरक्षण पर स्पष्ट प्राविधान जो प्राविधानित किए गए हैं, अगर उसका कहीं भी उल्लंघन होगा, निश्चित तौर पर उस पर टिप्पणी होगी। लेकिन मैं फिर एक बार स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अनुसूचित जात के कोटे में किसी भी बैकवर्ड की जात को अगर आप ला रहे हैं तो उस पूरे कोटे को लाकर उसका हमारा भाग पूरा विस्तारित करना पड़ेगा। हमारे जो परसेंटेज है 23% को, उसका विस्तार करके अगर आप 10% वाली आबादी के किसी भाग को ला रहे हैं तो उसको 35% करना पड़ेगा। जिस आधार पे आप लाएंगे उसी आधार पे हमारे इस कोटे को इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी सही मायने में सबके साथ न्याय हो पाएगा। चलिए अवधेश जी, बहुत ही शुक्रिया। एसके अवधेश वर्मा हमारे साथ में दलित चिंतक थे। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अगर आपको हमारा हिस्सा देना भी है तो पहले हमारा हिस्से को बढ़ाइए, उसके बाद जाकर दूसरी बात कीजिए। आप ये सोचे कि 3 रोटी में आप और 10-12 लोगों को लेकर आइए तो हमारा तो हिस्सा कम होता जाएगा ना। आप रोटियों की तादाद को बढ़ाइए। बिल्कुल निश्चित तौर पर, जैसा कि मैं पहले भी बता रहा था, इसी चीज को लेकर विरोध था। हालांकि समाजवादी पार्टी की सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन आया, उसके बाद जब बीजेपी सरकार आई तो इन जातियों को शामिल करने के लिए एक आदेश भी हुआ। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर चूंकि मामला हाईकोर्ट में चला गया, हाईकोर्ट ने निर्देश जारी कर दिए कि इस नोटिफिकेशन पर कोई भी सर्टिफिकेट ना जारी किया जाए। और सीधे तौर पर चूंकि मामला कोर्ट में है और लगातार ट्रायल चल रहा था उस दौरान, तो इन चीजों को लेकर निर्देश हाईकोर्ट की तरफ से जारी किए गए थे। और अब चूंकि हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अब इन नोटिफिकेशन पर कोई भी 18 जातियों का जो सर्टिफिकेशन एक और चीज है, बताइएगा, कैटेगरी में नहीं क्योंकि होगा। आपने कहा कि मतलब सरकार इस पर सीधे पक्ष रख रही थी, सरकार ने इस पर अपना क्या पक्ष रखा? सरकार फेवर में थी इसके, या क्या वहां पर क्या पॉइंट्स रखे गए सरकार द्वारा? बिल्कुल सरकार की तरफ से यह पक्ष रखा गया था कि जो एससी कैटेगरीज की जातियां हैं उसमें ज्यादा फायदे हैं जो एससी कैटेगरी को मिलते हैं। क्योंकि जो ये जातियां हैं, अगर मैं इन जातियों की बात करूं तो इन जातियों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सीधे तौर पर वहां पर ये तथ्य रखे गए कि हम इन जातियों को कोशिश कर रहे हैं कि इनको जो सामाजिक इनका जीवन है उसके स्तर को ऊपर उठाएं। जो उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनका ज्यादा लाभ इनको मिले, क्योंकि एससी कैटेगरी में आने के बाद सीधे तौर पर जो फायदे हैं, जो आरक्षण के जो एससी वर्ग को दिए जाते हैं, वो सभी फायदे इन जातियों को मिलेंगे। अगर हम इन जातियों की बात करें तो इसमें मझार, कहार, कश्यप, कुम्हार, धीमर, बाथम और तुरिया, मांझी, मझुआ जैसी ये जातियां हैं। सीधे तौर पर हम कहें कि एक बड़ा वोट बैंक है। अगर हम उत्तर प्रदेश में बात करें तो चाहे वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती हो या उसके अलावा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हो या भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद हो, निश्चित तौर पर इन्हीं जातियों को लेकर वो राजनीति करते हैं। और सीधे तौर पर इसका जो नुकसान है वो इनको होगा, क्योंकि जब ये बीजेपी में ओम प्रकाश राजभर हुआ करते थे और वर्तमान में निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, सीधे तौर पर इनका वायदा था कि ज्यादा से ज्यादा फायदा उन जातियों को दिलाया जाएगा जो कि इस वर्ग से आते हैं। लगातार इस तरीके की मांग जातियों की तरफ से रखी गई थी कि जो फायदे एससी कैटेगरीज के लोगों को मिलते हैं वो इनको दिए जाने चाहिए। एक और बात भी है, एक और बात है, जहां तक निषाद समाज की बात आती है, हमें याद है कि चुनाव से एंड पहले जो बड़ी रैली हुई थी जिसमें खुद अमित शाह भी पहुंचे थे, वहां पर भी बाकायदा नाराजगी जाहिर की गई थी अपने हकों को लेकर, जबकि संजय निषाद ने बाद में सॉर्टेड किया कि नहीं नहीं सरकार, हमने हमारी बात मान ली है।
बिल्कुल इन सारी चीजों को लेकर लगातार मांग हो रही थी और ये पार्टियां चाहे वो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हो, निषाद पार्टी हो, बीएसपी हो, इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर राजनीति करती, क्योंकि बड़ा एक वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में इन जातियों का। 18 जातियां हैं और सीधे तौर पर ये बड़े पैमाने पर जो हम कहें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति है उसको प्रभावित करती हैं। तो ऐसी स्थिति में हर पार्टी चाहती है कि ये जातियां हमारे साथ जुड़ी रहें। एससी कैटेगरी में शामिल करने के बाद कहीं ना कहीं एक मैसेज इन जातियों को जाएगा कि सीधे तौर पर जो फायदे, जो नौकरियों में चाहे प्रमोशन की बात हो, नौकरियों में आरक्षण की बात हो, साथ ही साथ जो कॉलेज की पढ़ाई से लेकर जो सामाजिक जीवन तक जो फायदे एससी कैटेगरी के लोगों को दिए जाते हैं, तो अगर ये 18 जातियां उसमें शामिल होती हैं तो सीधे तौर पर वो फायदा इन जातियों को भी मिलेगा। लेकिन जो एससी कैटेगरी में पहले से जातियां हैं वो लगातार इसका विरोध कर रही थी। उनका कहना था कि जो कैटेगरी अभी तय है, जो परसेंट तय है 21%, 27%, वो परसेंट या तो बढ़ाया जाए या फिर इन जातियों को एससी में शामिल ना किया जाए। तो इन सारी चीजों को लेकर कहीं ना कहीं अधिकार जो है वो केंद्र सरकार के पास है, ना कि किसी प्रदेश सरकार के पास। तो सीधे तौर पर ये एक टेक्निकल पॉइंट था जो लगातार फंसा अब ये हुआ था। पाले में गेंद केंद्र सरकार के पास चली गई, पाले में गेंद केंद्र सरकार के पास चली गई और अब एक तरह से अब क्योंकि 2024 का चुनाव केंद्र का चुनाव है तो जाहिर सी बात है अब यहाँ इसको लेकर भी एक प्रेशर पॉलिटिक्स रहेगी कि देखिए साहब हमने तो अपनी तरफ से प्रयास किया था, अखिलेश यादव कह सकते हैं कि हमने देखिए नोटिफिकेशन जारी किया था, अब ये जो गेंद है वो केंद्र के पाले में है, करवाइए क्योंकि सत्ता में है, दोनों इनकी डबल इंजन की सरकार है। तो ये तो एक बीजेपी के ऊपर प्रेशर वाली बात हो गई है इसके। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में इन 18 जातियों का बड़ा राजनीतिक तौर पर महत्व है और सीधे तौर पर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या दूसरी विपक्षी पार्टियां हो, लगातार कोशिश करती रही हैं कि इन जातियों के जो वोट हैं उनके साथ जुड़े रहें। इन्हीं जातियों को लेकर लगातार ओम प्रकाश राजभर के बयान आते रहे, बीएसपी सुप्रीमो मायावती के बयान आते रहे, निषाद जो कि पार्टी है डॉक्टर संजय निषाद ये कहते रहे कि अगर बीजेपी सरकार बनती है तो वो इन जातियों के आरक्षण के मुद्दे पर जो उनकी मांग है उसको पूरा करेंगे। और यही एक मसला था जब अमित शाह लखनऊ में रैली कर रहे थे, उस दौरान इस मुद्दे को उठाया भी गया था। तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं गेंद अब केंद्र सरकार के पाले में है, चूंकि दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस मसले को लेकर आगे जाने की कोशिश होगी। और जैसा कि अभी अरुण राजभर भी न्यूज वन इंडिया के साथ जुड़े थे, वो भी इन बातों को रख रहे थे और कह रहे थे कि हम इन सारे मामलों को लेकर चाहते थे कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रस्ताव बनाए, इस प्रस्ताव को लेकर केंद्र सरकार के पास जाए, केंद्र सरकार इस पूरे मामले को लेकर दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में बहस करे और वहां से कानून के जरिए ये अमेंडमेंट किया जाए। चलिए ठीक है एसके, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। इस बीच खबर लखनऊ से है। यूपी में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई है। लखनऊ, कानपुर समेत दिल्ली में चल रही आईटी की रेड। आईटी के रडार पर करीब 1 दर्जन भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स, 22 ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम की छापेमारी, यूपी कॉन से जुड़े ठेकेदारों के घर पर छापेमारी। रडार पर उद्योग विभाग, उद्यमिता विकास संस्थान के अधिकारी हैं। उपायुक्त राजेश यादव के घर पर भी आईटी की रेड, मंगलानी ग्रुप के ठिकानों पर भी आईटी का छापा। कानपुर में प्रॉपर्टी डीलर राजू चौहान के घर पर छापेमारी, टैक्स चोरी की आशंका में इनकम टैक्स का छापा। प्रॉपर्टी डीलर देशराज के ठिकानों पर भी छापा पड़ा। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ में एक साथ 22 ठिकानों पर आईटी की अलग अलग जगहों पर छापेमारी चल रही है। मैं इस समय लखनऊ का जो फरीदी नगर का इलाका है, ये रेनबो सिटी के अंदर बना हुआ मकान है। हालांकि मकान नंबर भी नहीं पड़ा हुआ है, किसका मकान है ये कोई बताने के लिए तैयार नहीं। यहाँ पर हमने गार्डों से भी बात की कि ये मकान किसका है, ये कोई बताने के लिए तैयार नहीं। लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक टीम इस मकान के अंदर मौजूद है, जो पिछले कई घंटों से यहाँ पर छापेमारी कर रही है। इनकम टैक्स की रडार पर इस समय उत्तर प्रदेश के कई ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने इनकम टैक्स की चोरी की है या अवैध तरीके से धन अर्जित करके बिल्डरों के सहारे उसको काली कमाई को वाइट करने का काम कर रहे हैं। वो ब्यूरोक्रेट्स भी अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रडार पर हैं। साथ ही साथ बात करें तमाम उद्योगपति हैं कानपुर के, कानपुर में एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही। वहीं अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में भी एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। तो ये मकान है जहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम मौजूद है। अब देखना होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम जब यहाँ पर छापेमारी खत्म करके निकलती है तो उसके हाथ क्या कुछ लगता है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे बाबू हैं जो इनकम टैक्स की रडार पर हैं, जिन्होंने इनकम टैक्स चोरी करने के साथ साथ तमाम गलत तरीके से जो पैसा कमाया है, आय से अधिक संपत्तियां बनाई हैं, उसकी भी जांच अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सैफ के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ वन इंडिया, लखनऊ।
देखिए, आईटी के रडार पर करीब एक दर्जन भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स हैं। 22 ठिकानों पर इनकम टैक्स की ये रेड पड़ी और बड़ी बात यह है कि यूपी को से जुड़े ठेकेदारों के घर पर भी छापेमारी। नीलेश चौहान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। नीलेश, अभी भी क्या छापेमारी की कार्रवाई चल रही है लगातार? देखिए, बिल्कुल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पिछले 8 घंटों से निरंतर छापेमारी चल रही है। मैं इस समय फरीदी नगर के रेनबो सिटी जो कॉलोनी है वहाँ पर मौजूद हूँ। सामने आपको तस्वीरों में एक मकान दिखाई दे रहा है, 10 नंबर मकान है, जो कि बिजली विभाग के जो बड़े ठेकेदार बताए जाते हैं भानु प्रताप सिंह, उनका ये मकान बताया जा रहा है। इनके घर के अंदर पिछले 8 घंटों से ज़्यादा का समय गुजर गया है, जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की दर्जन भर से ज़्यादा जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो अंदर छापेमारी कर रहे हैं। साथ ही साथ पुलिस बल भी अंदर मौजूद है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 22 ठिकानों पर एक साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी चल रही है। और ये छापेमारी में सबसे हैरानी वाली बात यह है कि तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उत्तर प्रदेश के अंदर के, वो भी इस बार इनकम टैक्स की रडार पर हैं। साथ ही साथ तमाम विभागों के बाबू भी इनकम टैक्स के रडार पर हैं। इनकी अगर हम बात करें भानु प्रताप की, तो भानु प्रताप के बारे में हमारे सूत्रों ने बताया कि जिस तरीके से भानु प्रताप के ऊपर ये छापेमारी हो रही है, भानु प्रताप की कई कंपनियां हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जिनके माध्यम से ये बिजली विभाग में बड़ी ठेकेदारियां करते हैं। उस ठेकेदारी के माध्यम से तमाम अधिकारी इनके संपर्क में थे। तमाम अधिकारियों का पैसा भी बताया जा रहा है कि इनकी कंपनी में लगाया गया था। कहीं ना कहीं अब भानु प्रताप सिंह की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पिछले 8 घंटों से निरंतर जो ये छापेमारी है रेनबो सिटी में चल रही है। अब देखना होगा कि जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो टीम अंदर मौजूद है वो जब बाहर निकलती है तो क्या कुछ दस्तावेज, क्या कुछ अहम सबूत उसके हाथ लगते हैं, क्योंकि 8 घंटों का एक लंबा समय गुजर गया है और अंदर तमाम अधिकारी मौजूद हैं। ऐसे में जिस तरीके से हम कयास लगा रहे थे कि तमाम ब्यूरोक्रेट्स भी निशाने पर होंगे, तमाम उद्योगपति निशाने पर हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, अब देखने को मिल रहा है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां एक और बात नीलेश से जानना चाह रहे हैं कि जिनके ठिकानों पर अभी छापेमारी चल रही है, ये लोग करंट गवर्नमेंट में भी वर्किंग मोड में हैं या फिर पिछली सरकारों में ही इन्होंने सिर्फ धांधलेबाजियां की हैं? देखिए, बिल्कुल लंबे अरसे से ये बिजली विभाग में ठेकेदारी करते आ रहे हैं। वर्तमान समय में भी इनके कई प्रोजेक्ट हैं जो उत्तर प्रदेश के अंदर चलाए जा रहे हैं। हालांकि घर परिवार का कोई भी व्यक्ति बोलने को तैयार नहीं। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इस तरीके की कोई रेड पड़ती है तो उसमें पूरी तरीके से प्रतिबंध होता है कि कोई भी घर के बाहर नहीं जाएगा, बाहरी व्यक्ति से कोई बातचीत नहीं करेगा, किसी भी मीडिया कर्मी को घर के अंदर आने की इजाजत नहीं होगी। इस लिहाज से अभी बहुत कुछ निकलकर सामने नहीं आया, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि भानु प्रताप के कुछ और इनके सहयोगी हैं सुबह से लेकर अब तक वहां पर रेड चल रही है और करीबन 5 घंटे, और मुझे लगता है कि 5 घंटे हो चुके हैं इस कार्रवाई को। देखिए, 8 घंटे का लंबा समय गुजर गया है। 8 घंटे का लंबा समय गुजरा है तो जो पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद थे, 8 घंटे की जब उनकी शिफ्ट खत्म हुई है तो वो वापस गए हैं। उनकी जगह दूसरे जवान मकान के अंदर मौजूद है। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के। नीलेश, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। देखिए, 8 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है और अब तो पालियां भी जो पुलिस कर्मचारी वहां मौजूद हैं उनकी बदली जाने लगी हैं, लेकिन अभी तक जो रेड है वो जारी है और कोई अधिकारी बाहर निकलकर नहीं आया है। आगे बढ़ेंगे। बाढ़ प्रभावित जिलों के दौरे पर निकले हैं योगी आदित्यनाथ। गाजीपुर, चंदौली के बाद वाराणसी दौरे पर सीएम योगी। गाजीपुर में बाढ़ प्रभावित जिलों का जायजा लिया। हवाई सर्वेक्षण के बाद प्रभावितों को बांटे हैं राशन सामग्री। प्रभावित लोगों को राहत शिविरों में रखा गया। बाढ़ से प्रदेश के 11,000 गांव प्रभावित हैं। बाढ़ से करीब 20 जिले प्रभावित हैं। सरकार हमेशा आपके साथ खड़ी है। सीएम योगी ने लोगों को आश्वस्त किया और कहा कि गाजीपुर में 288 नौकाओं की व्यवस्था की गई है। पीड़ितों की हर संभव मदद की कोशिश। तो जल प्रहार बहुत ज्यादा इस वक्त है। कई इलाके बाढ़ग्रस्त हैं। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं और उन्होंने आश्वस्त भी किया कि गाजीपुर इलाके में 288 नौकाओं को तैनात किया गया है। पीड़ितों की हर संभव मदद की जा रही है। दरअसल ऐसे कई गांव हैं जिनका कनेक्शन टूट चुका है शहरों से और आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरे के पूरे गांव जलमग्न हो चुके हैं। गाजीपुर, चंदौली के बाद वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। गाजीपुर में बाढ़ प्रभावित जिलों का जायजा लिया। ये तस्वीरें भी उनके हवाई सर्वेक्षण के दौरान की। हवाई सर्वेक्षण के बाद प्रभावितों को बांटे राशन सामग्री। प्रभावित लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान में कहा, देखिए जो हवाई सर्वेक्षण सीएम योगी कर रहे हैं उसमें भी आप देख सकते हैं कि कई इलाके किस तरीके से पूरी तरीके से बाढ़ प्रभावित हैं। गाजीपुर में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों को किस तरीके से आश्वस्त किया, सुनिए। किसानों को जो नुकसान हो रहा है
हमारा प्रयास है कि अभी दलहन तिलहन आदि बोने का समय है। सब्जी आदि के बीज ये हम सभी लघु सीमांत और अन्य प्रभावित किसानों को उपलब्ध करवा रहे हैं। कृषि विभाग को, उद्यान विभाग को पहले निर्देशित किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपदा के समय में हम लोग जनता जनार्दन के साथ खड़े होकर के उनकी सहायता करेंगे। प्रशासन को इसकी सख्त हिदायत दी गई है। अपने जनप्रतिनिधियों को भी जनता जनार्दन की सेवा में लगने के लिए कहा गया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी जनता जनार्दन की सेवा में पूरी तत्परता के साथ कार्य करने के लिए कहा गया है। और मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार आपको राहत देने में किसी भी प्रकार से कोई कोताही नहीं बरतेगी और संकट के समय में आपके साथ हर स्तर पर खड़ी होकर के आपको सहायता प्रदान करेगी। किसानों को जो नुकसान। लखनऊ में अवैध दुकानों पर चला बुलडोजर। विक्रमादित्य मार्ग पर बनी अवैध दुकानें ध्वस्त हुई। सपा कार्यालय के आसपास दुकानें बनी जमींदोज हो गई। दुकानों पर सपा के पोस्टर और झंडे मिला करते थे। 1.5 महीने पहले दुकानदारों को नोटिस दिया गया था। अतिक्रमण पर प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। देखिए, ये समाजवादी पार्टी कार्यालय के आसपास की दुकानें थी जहां पर कहा गया कि नो वेंडर जोन है, यानी यहां पर इस तरीके की दुकानदारी नहीं हो सकती है। और उन लोगों को नोटिस दिया गया 1 महीना पहले। उन लोगों ने कहा कि हमको नोटिस आया, लेकिन हमें ये कहा गया था कि आपको कहीं और दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जाएगा। दुकानों पर सपा के पोस्टर और झंडे मिला करते थे। बुलडोजर समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने मौजूद उन दुकानों पर चल रहा है जो दुकानें समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेताओं के झंडे, बैनर, पोस्टर बेचती थी। हालांकि यहां पर समाजवादी पार्टी के झंडे से लेकर समाजवादी पार्टी और उससे जुड़े हुए जो विभिन्न नेता हैं उनके पोस्टर्स भी यहां बिकते थे और काफी लंबे समय से ये दुकानें समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने थी। ये विक्रमादित्य मार्ग है जिस पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का भी मकान है, समाजवादी पार्टी कार्यालय है और पास में ही मुलायम सिंह यादव का आवास है, शिवपाल यादव का भी आवास इसी विक्रमादित्य मार्ग पर है। तो कहीं ना कहीं आज उस पर नगर निगम का बुलडोजर चल रहा है और कहीं ना कहीं इस बुलडोजर कार्रवाई के पीछे सीधे तौर पर जहां नगर निगम का तर्क है कि वो पूरे मामले को लेकर जो अतिक्रमण है उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस अतिक्रमण के पीछे कहीं ना कहीं एक चीज जरूर निकलकर सामने आ रही है कि ये उन दुकानों पर बुलडोजर चल रहा है। आप इस बुलडोजर की तस्वीरों को देख सकते हैं कि लगातार जो बुलडोजर है उन दुकानों को जमींदोज करने के बाद उस मलबे को, जो मलबा यहां पर उन दुकानों का इकट्ठा हुआ है, उसको उठाकर नगर निगम की गाड़ियों में लादा जा रहा है और इस पूरे इलाके को बिल्कुल साफ किया जा रहा है। हालांकि करीब 500 मीटर का ये पूरा क्षेत्र है जो कि समाजवादी पार्टी कार्यालय से लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के घर तक है और ये दुकानें काफी लंबे समय से यहां पर मौजूद थी। बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के झंडे, बैनर, पोस्टर और समाजवादी पार्टी के चुनाव प्रचार से जुड़ी हुई सामग्री यहां पर मिलती थी, लेकिन अब इन दुकानों को हटा दिया गया है और नगर निगम का कहना है कि ये दुकानें अवैध तरीके से यहां पर लगी थीं और इन दुकानों को अतिक्रमण के चलते कार्रवाई के रूप में प्रवर्तन दल द्वारा हटाया जा रहा है। हालांकि अब देखना यह है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से इस पर क्या उनकी प्रतिक्रिया आती है, लेकिन ये जरूर है कि इस अतिक्रमण को हटा दिया गया है जो कि विक्रमादित्य मार्ग पर स्थित था। कैमरामैन सैफ के साथ मैं एसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। और फिलहाल आपसे ले रहे हैं इजाजत, लेकिन आगे भी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।